हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले दो लेक्चर में इकोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में जिक्र किया था। आज हम फिर से उसी इंट्रोडक्शन के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ इसकी टेक्निकल टर्म्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये टेक्निकल टर्म्स या ये जो डेफिनेशंस हैं, इनके बिना हम इकोलॉजी को नहीं पढ़ सकते। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो टर्म है वो है स्पीसीज। इस टर्म का नाम है स्पीसीज। ये टर्म है, तो स्पीसीज हम उसे कहते हैं, हम पहले भी कई बार जिक्र कर चुके हैं स्पीसीज के बारे में। तो स्पीसीज हम उसे कहते हैं जिसके अंदर सेम ऑर्गेनिज्म होते हैं या सेम एनिमल्स या सेम जीव होते हैं, और ये आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि ये आपस में जनन कर सकते हैं। उसे कहते हैं हम स्पीसीज, यानी कि जाति। जाति ऐसे जीवों का समूह होती है जो लगभग सभी स्ट्रक्चर में, मॉर्फोलॉजी में, आनुवांशिकी में लगभग समान होते हैं और ये आपस में जनन कर सकते हैं। तो उन जीवों को हम कहते हैं स्पीसीज। लाइक जैसे एग्जांपल के लिए हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में मान लीजिए मैंजीफेरा इंडिका, जैसे आम है मैंजीफेरा इंडिका, तो आम के प्लांट्स आपस में जनन कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी किसी दूसरे प्लांट के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, भले ही चाहे पोलिनेशन हो जाए, लेकिन ये जनन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये यहां पर एक स्पीसीज से ही जनन कर सकता है, यानी कि सेम स्पीसीज में ही जनन कर सकता है, किसी दूसरी स्पीसीज से जनन नहीं करेगा। ऐसे ही अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल के लिए हम डॉग लेते हैं, तो डॉग केवल डॉग के साथ ही रिप्रोडक्शन करेगा, ये किसी दूसरे एनिमल के साथ रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होती है स्पीसीज। अब इसी से संबंधित एक टर्म है जिसका नाम होता है इको स्पीसीज। ये क्या होती है? इको स्पीसीज भी कहते हैं इसको, या इसे हम इको टाइप्स भी कह सकते हैं। इको टाइप्स भी कहते हैं। ठीक है, स्पीसीज, उसके बाद इको स्पीसीज, और इको स्पीसीज को हम कहते हैं इको टाइप्स। देखो, स्पीसीज के अंदर एक चीज है भाई, कि स्पीसीज के जो एक जाति के जो सदस्य होते हैं वो सभी सदस्य आनुवांशिक रूप से स्थायी होते हैं। उनके एनवायरमेंट चेंज करने पर कभी भी कोई परिवर्तन उनकी संरचना में या उनकी आनुवांशिकी में नहीं होता है, तो ये परमानेंट होते हैं। ठीक है, ये एक तरह से स्थायी हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम इको स्पीसीज के बारे में इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये जीन इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। अगर देखा जाए तो जीन इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। मतलब जो इको स्पीसीज है ना, ये तो ये इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर हम कहते हैं कि ये इको स्पीसीज है। तो इसे हम एक यूनिट का नाम भी दे सकते हैं कि ये जीन इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एक यूनिट होती है, इको स्पीसीज। उसके बाद देखो, ये फिक्स होगा कि ये आपस में, इनके सदस्य जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं या रिप्रोड्यूस हो सकते हैं,
ये भी होना चाहिए, रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, इको स्पीशीज है ना, तो ये इसके सदस्य जो है वो भी आपस में इंटरकोर्स कर सकते हैं या जनन कर सकते हैं। और एक ही जाति के मैनी इकोटाइप्स हो सकते हैं। मैनी इकोटाइप्स विल बी प्रेजेंट या मे बी प्रेजेंट हो सकते हैं। कई इकोटाइप्स प्रेजेंट हो सकते हैं। एक चीज है भाई, एक चीज ये है कि मान लो सपोज दैट कि हमारे पास कोई, या हम ये कहें कि ये बहुत समय पहले एक पृथ्वी थी, उसके बाद इसका डिवीजन हुआ, तो डिवीजन होने से इसके दो भाग बन गए। तो कोई खंड अब मतलब ये इस तरह से बन गई, तो कोई द्वीप यहाँ बना, कोई यहाँ बना, कोई यहाँ बना, कोई क्षेत्र यहाँ बना, इस तरह से जगह जगह पर छोटे मोटे द्वीप बन गए। तो इनके बीच में जो ये खाली स्थान देख रहे हैं आप, ये इसे हम कहते हैं ज्योग्राफिकल डिस्टरबेंस। ठीक है, या ये बाउंड्रीज हैं इनकी। अब देखो इस जगह का जो एनवायरनमेंट है ये वाला, ठीक है, इस जगह का जो एनवायरनमेंट है, अब देखो बात है कि ये जो स्पीशीज है कोई भी, इसकी जो स्पीशीज है ये कुछ समय पहले जब तक ये डिवाइड नहीं हुई थी तब तक तो एक थी, लेकिन आज जब ये डिवाइड हो गई है तो अब ये बहुत समय के बाद अलग अलग स्पीशीज की तरह हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक अलग स्पीशीज हो जाएगी, ये एक अलग स्पीशीज हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब ये स्पीशीज जो इस जगह पर है और जो इस जगह पर है, ये दोनों अब अलग अलग एनवायरनमेंट में रहने के कारण अलग अलग स्पीशीज की तरह होंगी, लेकिन इनका पैटर्न अगर देखा जाए, ओरिजिन अगर देखा जाए तो एक ही जगह से है। तो ऐसी स्पीशीज को ही हम कहते हैं इको स्पीशीज। लेकिन ये जो इको स्पीशीज है ये जेनेटिकली स्टेबिलाइज होती हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये स्पीशीज जेनेटिकली स्टेबिलाइज होती है। जेनेटिकली स्टेबिलाइज होती है, ठीक है, अर्थात ये आनुवांशिक रूप से स्थिर होती है। ऐसे ही यहाँ तो पूरे, अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में इस प्रकार की बहुत सारी स्पीशीज हैं जो इको स्पीशीज के रूप में है, यानी कि किसी भौगोलिक अवरोध के कारण वो अलग अलग हो गए। एक ही स्पीशीज थी लेकिन किसी भौगोलिक अवरोध के कारण वो अलग हो गए, और वो जिस एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट में, उसके अनुसार उनके अंदर गुण बन गए, और वही जो कैरेक्टर्स हैं वो उनके आनुवांशिकी तक पहुंच गए, उनके डीएनए में पहुंच गए। तो जब आनुवांशिक में कोई लक्षण पहुंच जाता है, इसको हम कहते हैं आनुवांशिक विभिन्नताएं। तो जब आनुवांशिक रूप से ये विभिन्न हो गए तो फिर ये आसानी से एक स्पीशीज के रूप में बिहेव करते हैं, तो इनको हम कहते हैं इको स्पीशीज। अब एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए रूस के साइबेरिया से हम भरतपुर के अंदर सारस आता है, वो केवल जनन के लिए आता है। ठीक है, अगर मान लो किसी कारणवश वो वापस जा ही नहीं पाए तो कुछ सारस तो वहां रह गए और कुछ सारस यहां रह जाएंगे। बहुत लंबे समय तक अगर ये यहां पर रहें तो इस एनवायरनमेंट के प्रति वो अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे और इसी एनवायरनमेंट को बढ़ने लगेंगे। तो धीरे धीरे वो जो इस एनवायरनमेंट की जो कंडीशंस के प्रति लड़ने की जो क्षमता है वो उसके जीन्स तक पहुंच जाती है। अब वो उसकी जो वेरिएशंस है, जो विभिन्नता है, वो स्थायी हो जाती हैं, अर्थात वो अब जेनेटिकली स्टेबिलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो उससे एक इको स्पीशीज बन गई, एक रूस के अंदर पाई जाती है और एक यहाँ पाई जाती है। दोनों सेम है वैसे तो, लेकिन किसी कारणवश अलग अलग हो गए, बस यही है। इसी तरह से समझ लो कुछ आजादी के बाद कुछ लोग इंडिया वापस आ गए, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए।
ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो पाकिस्तान में बस गए और हम हो गए इंडिया में, तो हमको इंडिया की वो मिल गई। लेकिन हम अगर देखा जाए तो पीछे से तो एक ही है ना, वो है। तो हम दोनों अगर देखें इको स्पीशीज है, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर अलग अलग जेनेटिक वेरिएशंस पैदा हो चुकी है। एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है एक रेंडियर है, टुंड्रा रेंडियर, टुंड्रा रेंडियर, और एक होता है वुडलैंड रेंडियर, वुडलैंड रेंडियर। ये दो इको स्पीशीज है वैसे तो। और जो टुंड्रा रेंडियर होता है ये माइग्रेट करता है दो एनवायरनमेंट के बीच में, जबकि जो ये वुडलैंड रेंडियर है ये माइग्रेट नहीं करता है, ये एक ही जगह पर रहता है, फॉरेस्ट में पाया जाता है और ये दोनों जगह पर रह सकता है, ठीक है। तो इसकी और इसकी जो दोनों है ये इको स्पीशीज है। ये जो टुंड्रा रेंडियर है ये अपने आप को एक टुंड्रा का मतलब होता है कि ऐसा स्थान जहां पर बर्फ पड़े, ठीक है। तो ये अपने आप को दो एनवायरनमेंट के बीच में माइग्रेट करता है, लेकिन जो वुडलैंड रेंडियर है ये अपने आप को नहीं करता है। तो इस तरह से ये दोनों आपस में इको स्पीशीज है। नेक्स्ट है इकेड। एक अलग से एक टर्म है जिसका नाम है इकेड, इसको हम इकेड्स भी कहते हैं। इकेड्स, ठीक। अब इकेड्स क्या होते हैं? अभी हमने इको स्पीशीज के बारे में पढ़ा, तो हमने देखा कि इको स्पीशीज वो होती है जो किसी कारण से अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर बट गई और उनमें आनुवांशिक रूप से स्थायी कैरेक्टर हो गई। लेकिन इकेड क्या है? तो इकेड भैया वो प्लांट्स होते हैं या वो वैरायटी है, या सब कह सकते हैं कि वो जीव हैं जिनके अंदर किसी एक एनवायरनमेंट के प्रति टेम्परेरी वेरिएशंस होते हैं, टेम्परेरी वेरिएशंस होते हैं। यानी कि अगर इनको हम वापस से उसी प्रकार के एनवायरनमेंट में ले आए, ठीक है, तो ये अपने जो वेरिएशंस है ये खो देते हैं, यानी कि ये रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल। लेकिन इनकी जो वेरिएशंस है ना ये आपको मॉर्फोलॉजी के अंदर आसानी से देखने को मिल सकती हैं, इनकी आकारिकीय परिवर्तन होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूं एक, कि जैसे मान लीजिए एक खरगोश है, कोई खरगोश है और उस खरगोश को आपने दो खरगोश हैं, एक खरगोश को आपने हिमालय में छोड़ा, ये अच्छा एग्जांपल है, और एक खरगोश को आपने छोड़ा डेजर्ट के अंदर, डेजर्ट में। तो आपको पता है कि जो खरगोश हिमालय के अंदर अपने आप को अडेप्ट करेगा उस खरगोश के जो हेयर्स हैं या बाल हैं वो लॉन्ग हो जाएंगे और यहां पर जो है वो लैस हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, हट जाएंगे, उड़ जाएंगे। अब हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं, जो हिमालय वाला था उसको हम डेजर्ट में ले आए, डेजर्ट वाला था उसको हिमालय में ले आए, तो उल्टी कहानी हो जाएगी कि जो डेजर्ट वाला है उसको अगर इस हिमालय के ठंडे एनवायरनमेंट में रहना है तो इसे अपने बाल बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। और जो हिमालय वाला है उसे अगर हम डेजर्ट में लाते हैं तो डेजर्ट में रहने के लिए उसे अपने बाल घटाने पड़ेंगे। तो ये चीजें अपने आप होंगी, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं इसको, कि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। तो इनका नेचुरल सिलेक्शन कब होगा? जब ये अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढालेंगे तो उनका नेचुरल सिलेक्शन होगा। अगर मान लो ये डेजर्ट वाला यहाँ आया
और ये बाल नहीं बढ़ा पाया तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ठंड को सहन करने की क्षमता कहाँ से आएगी। और अगर ये वाला इधर यहाँ आके इसने बाल कम नहीं किए तो घबरा के मर जाएगा, क्योंकि इसको गर्मी लगेगी लंबे बालों में। ठीक है, तो इसी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो नई नई जो स्पीशीज, अब देखो यहाँ ये हुआ भाई कि हम बात कर रहे हैं इक्विडी की, हम कह रहे हैं कि ये वेरिएशन जो टेम्परेरी होते हैं। दोनों अगर देखा जाए खरगोश एक जगह से उठाए थे हमने, दोनों के अंदर ना तो हिमालय के लिए और ना ही डेजर्ट के लिए कोई एडेप्टेशन था। लेकिन जब हमने इसके एनवायरनमेंट चेंज किए, अलग अलग एनवायरनमेंट में रखा, तो इनके अंदर उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए एडेप्टेशन स्टार्ट हुए। तो इसके बाल बढ़ गए, इसके बाल घट गए। अब हमने जब इसको चेंज कर दिया तो उल्टा काम हो गया, रिवर्सिबल काम हो गया। जो हिमालय वाला, जो डेजर्ट वाला हिमालय में आया तो उसके बाल बढ़ गए, और जो हिमालय वाला डेजर्ट में गया उसके कम हो गए। इसका मतलब है कि ये जो स्थायी ये आपने चक्र देखा खरगोश का, तो ये जो बिहेवियर है उसका वो एनवायरनमेंट के कारण है, आनुवंशिकी नहीं है। अगर आनुवंशिकी होती तो फिर हिमालय वाले के बाल डेजर्ट में भी लंबे होते और डेजर्ट वाले के बाल हिमालय में होते ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर ये जो एनवायरनमेंट जो वेरिएशंस हैं ये टेम्परेरी है। जब हम इसको यहां से उठा के यहां डाल देते तो वो जो वेरिएशन था वो गायब हो गया। अगर हम इसको उठा के यहां डाल देते तो जो वेरिएशन था वो गायब हो गया। अर्थात ये टेम्परेरी वेरिएशंस वाले हैं। इनके जो लक्षण है वो इनके जेनेटिक नहीं होते, ये जेनेटिकली स्टेबलाइज नहीं है, ये टेम्परेरी है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है यूफोर्बिया हिल्टा। एक प्लांट है, इसका नाम है यूफोर्बिया हिल्टा के नाम से, यूफोर्बिया हिल्टा। तो ये दो प्रकार से बिहेव दिखाता है भाई। अगर हम इसको ग्रास लैंड में उगाते हैं, अगर हम इसको घास के मैदान में उगाते हैं तो ये प्रोस्ट्रेट होता है, शान होता है, इनकी जमीन पर फैलता है। ठीक है, और इसकी ब्रांचिंग भी होती है, प्रोस्ट्रेट होता है और ब्रांचेड होता है, इनकी इसकी शाखाएं भी निकलती हैं। लेकिन वही इसको अगर हम फुटपाथ पर उगाते हैं, फुटपाथ पर उगाते हैं तो अब ये न तो प्रोस्ट्रेट होता है बल्कि ये कॉम्पैक्ट होता है, और जो इसका प्लांट है वो स्मॉल, छोटी पत्तियों वाला होता है, स्मॉल लीव होता है। इतना अंतर होता है। ये दोनों क्या है, सॉरी, ये जो है ये एक स्पीसीज है जिसको दो अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग जगह पर उगाने पर वो दो तरह की व्यवहार दिखाता है। तो ये है इकेड। अगर हम इस फुटपाथ वाले को ग्रासलैंड में उगाएंगे या ग्रासलैंड वाले को फुटपाथ पर उगाएंगे तो इनके व्यवहार चेंज हो जाएंगे। यानी कि ये इनके ना तो ये इस जगह पर उगने पर कॉम्पैक्ट होगा और ना ही ये इस जगह पर उगने पर प्रोस्ट्रेट होगा। ये इनके व्यवहार अपने आप चेंज हो जाएंगे। तो ये होते हैं इक्विड्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम बायोस्फीयर की। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? इसको हम हिंदी में जैव मंडल भी कहते हैं, जैव मंडल। है क्या बायोस्फीयर आखिर? तो देखो, हम अगर इस पृथ्वी पर है ना, ये बायोस्फीयर जो होता है वो एक रीजन है, जोन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। अगर हम इसको देखें ना तो ये एक शब्द में कहे या एक लाइन में कहें तो जोन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि इस पृथ्वी पर लाइफ का जोन होता है, इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम? बायोस्फीयर।
अगर हम इस पृथ्वी को इस तरह से गोल माने और ये इसकी सतह है, सरफेस ऑफ द अर्थ, और इसमें यहां एक प्लांट खड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये इसकी जड़ें हैं, यहां सूर्य निकलता है जिसकी प्रकाश पर पड़ता है। अब इस भाग को, ये जो हमने बनाया है, इसे हम 3 भागों में मोस्टली बांट सकते हैं। एक तो ये वाला भाग जहां यानी सरफेस के ऊपर पृथ्वी की, ये दिस इज अर्थ, अर्थ सरफेस के ऊपर, पृथ्वी की सतह के ऊपर का जो एनवायरमेंट होता है उसको हम कहेंगे एटमॉस्फेयर, एटमोस्फियर या एटमॉस्फेयर। उसके बाद हम नीचे यहां देखते हैं इस जगह पर, तो यहां अगर हम देखें तो कुछ दूरी तक खुदाई अगर करेंगे तो हमको मिट्टी निकलेगी, ठीक है ना। और उसके बाद और नीचे जाएंगे तो वहां हमको जल मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, जहां तक मिट्टी होती है उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर, और जहां पर जल होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। तो जो बायोस्फीयर बनेगा, तो वो बायोस्फीयर बन के मिलके बनेगा किससे, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर प्लस और एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फीयर। तो इन तीनों से मिलके बनता है बायोस्फीयर। क्या बनेगा इनसे मिलकर के, बायोस्फीयर। बायो मतलब होता है जैव, और जैव मंडल जो है वो काफी बड़ा होता है, या इसको हम ये कह सकते हैं कि ऑल लिविंग कंपोनेंट ऑफ अर्थ, ऑल यानी कि इस पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवित तत्व किसमें आते हैं, बायोस्फीयर कहलाते हैं। अब एक एक को अगर हम देखें तो लिथोस्फीयर को अगर हम देखें तो ये भाई जितना भी इस धरती पर जितना भी सॉइल है या जमीन है उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। तो लैंड डोमेन होता है, लैंड डोमेन ऑफ अर्थ, इस पृथ्वी पर उपस्थित जो भी जमीन है ना उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। तो ये जो लैंड डोमेन है इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें रॉक्स होती हैं, सॉइल्स होती है, माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वो सब इसी के अंदर आते हैं, ठीक है, लिथोस्फीयर के अंदर। ये मोस्टली क्रस्ट और कोर बनाता है पृथ्वी की। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर ये जल मंडल है। तो जल मंडल, ये इसको हम स्थल मंडल कहेंगे, जो लिथोस्फीयर इसको हम स्थल मंडल कहते हैं, और हाइड्रोस्फीयर को हम कहते हैं जल मंडल। तो जल मंडल के अंदर पूरा वाटर डोमेन है। क्या है यहाँ पर, ये वाटर डोमेन है, वाटर डोमेन ऑन अर्थ। इस पृथ्वी पर पाए जाने वाला पूरा जो जल होता है उसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो इसमें सरफेस वाटर, सरफेस वाटर जितना भी होता है, रिवर्स है, ठीक है, वेपर्स है, सरफेस वाटर में झील है, नदियां हैं, नाले हैं, तालाब हैं, ठीक है। उसके बाद वाष्प, वेपर, वाटर वेपर, ड्यू, ओस, है ना। अगर बारिश हो रही है तो प्रेसिपिटेशन, वो भी सब इसी के अंदर आता है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर
ये वातावरण। तो एटमोस्फियर जो होता है ये कुल मिला के एक जो सरफेस के ऊपर का जो एयर डोमेन है या एयर होता है वो होता है अभी। तो एयर डोमेन ऑफ अर्थ, एयर डोमेन ऑफ अर्थ क्या कहलाता है? एटमोस्फियर कहलाता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो क्या क्या चीज होती है? यहां पर गैसेस कंपोनेंट होते हैं, गैस होती है, गैसेस कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद इसमें एटमॉस्फेयर में यहां से ऊपर अगर हम देखेंगे ना, यहां से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमको अलग अलग लेयर्स, यानी कि इसको हम अलग से पढ़ेंगे तो लेयर्स पाई जाती है ना। इसके अंदर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, वो सब इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एक है आर्टिफिशियल बनाया गया है, आर्टिफिशियल जो आर्टिफिशियल बायोस्फीयर, इसका नाम है आर्टिफिशियल बायोस्फीयर 2 और ये बनाया है एरिजोना के अंदर। आर्टिफिशियल बायोस्फीयर बनाया गया तो इसका नाम होता है बायोस्फीयर 2 और ये बनाया गया है एरिजोना के अंदर। ये इकोलॉजी के हिसाब से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जनरल साइंस के हिसाब से। तो मोस्टली अगर हम देखें ना तो ये जो इकोलॉजी है ये जनरल साइंस ही है। जनरल साइंस की बात हम जब करते हैं तो इसमें इकोलॉजी जरूर पूछी जाएगी क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा ही है। तो ये था हमारा आज का कुछ इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स, जिसमें हमने स्पीसीज, इको स्पीसीज, इकेड्स और बायोस्फीयर के बारे में जानने की कोशिश की है। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। वीडियो देखिए, पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो बीएससी की जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।